विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा खासा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते,
खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की कुछ विशेषताएं हमारे सामने स्पष्ट हो गई हैं। चरित्र चित्रण की बात करें तो गोरे चिट्टे रंग के और मध्यम कद के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। उम्र 60 के ऊपर, बाल पक गए थे यानी सफेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट, जैसे बहुत सारे साधु लंबी दाढ़ी रखते हैं, जटाएं रखते हैं, ऐसा उनके मामले में बिल्कुल नहीं था। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से भरा रहता, सर पे बहुत लंबे नहीं लेकिन फिर भी अच्छे खासे बाल रहा करते, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी जैसे ही बांध ली और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथ से संबंधित जो साधु होते हैं, भगत होते हैं, उन लोगों के सिर पे जैसी टोपी होती है वैसी कनफटी टोपी वे पहना करते। सर्दियों में अवश्य एक काला कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन दिखाई देता। रामानंदी चंदन, चंदन लगाने की एक ऐसी शैली है जो संत रामानंद से उनके अनुयायियों में आई। इस चंदन को नाक के एक छोर से लेकर और मस्तक के ऊपर तक लगाया जाता है, औरतों के टीके की तरह। गले में तुलसी की जड़ों की एक कुरूप भद्दी माला पहने रहते। इस तरह उनका चरित्र चित्रण बड़े अच्छे से बैनीपुरी जी ने किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत कोई संत थे, कोई साधु थे। वे पूरी तरह गृहस्थ थे, घर परिवार वाले थे। उनकी गृहिणी यानी धर्मपत्नी तो लेखक ने नहीं देखी, उनकी याद नहीं है, परंतु उनके बेटे और पतोहू यानी पुत्रवधू को लेखक ने देखा था। उनके पास थोड़ा बहुत खेत क्यार भी था जिसमें वे खेती किया करते, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी भगत जी के पास था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत संत थे, साधु थे। साधु की सब विशेषताएं उनमें समाहित थीं। सब परिभाषाओं पर वे खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे से तात्पर्य है कि उनके इष्ट कबीर दास जी थे। हमेशा कबीर के गीतों को गाते, जो कबीर की शिक्षाएं होती उन्हीं पर चलते। उनके व्यवहार में एक बड़ी विशेषता थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। खरा व्यवहार से तात्पर्य क्या है? खरा व्यवहार से तात्पर्य सच्चा व्यवहार, बिना लाग लपेट के जो सही बात है वो दूसरे को बता देनी। अब चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, इस बात का ध्यान नहीं किया करते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ये उनकी बड़ी विशेषताओं में शामिल हैं। इसीलिए राम वृक्ष बैनीपुरी जी ये बात कहते हैं कि साधुओं की सब विशेषताएं उनमें सम्मिलित थी। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब से तात्पर्य कबीर दास जी से। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, अब यहां साहब के दरबार से तात्पर्य एक कबीर पंथी मठ।
गांव से दूर कबीर पंथ को मानने वाले लोगों ने, श्रद्धालुओं ने कबीरदास जी की मूर्ति लगा करके एक मठ स्थापित किया हुआ था। तो जो भी खेत में पैदा होता, भगत जी सिर पर लाद कर उस फसल को साहब के दरबार यानी कबीरदास जी के दरबार में ले जाते और वहां वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। जब वो मठ में अपनी सारी फसल ले गए तो सारी फसल उन्हें वहां भेंट कर दी। उन्होंने ये, आप मान के चलिए कि वो भेंट कर दिया करते थे। मठ के व्यवस्थापकों को जितना उसमें से चाहिए होता उतना वे रख लेते और प्रसाद स्वरूप, जैसे मंदिर में प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद स्वरूप जो फसल वे वापस करते, भगत जी सारे साल उसी से अपनी गुजर बसर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, प्रसन्न था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। लेखक कहता है कि मैं उनकी एक और विशेषता पर बड़ा प्रसन्न था और वह प्रसन्नता होती थी उन्हें गाते हुए देखकर, उन्हें गाते हुए सुनकर। वे सदा ही कोई ना कोई गीत गुनगुनाते रहा करते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, कबीर के सीधे सादे पदों को वे गाते और इतने समर्पण भाव से गाते कि व्यक्ति जो सुनने वाला है वो रोमांचित हो जाता। आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम से तात्पर्य फुहारें पड़ रही है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा माने सारा गांव। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी से तात्पर्य खेतों में धान के पौधों की बुवाई, धान के पौधों को रोपना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मैंड पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई से तात्पर्य पूर्व से आने वाली हवा, पूर्व दिशा से जो हवा बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, उस हवा को यहां नाम दिया गया है पुरवाई। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सीख कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। खेतों में सब लोग काम पर लगे हुए हैं। धान की बुवाई के लिए खेतों में पानी भर रखा है और वहां बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा, कलेवा से तात्पर्य नाश्ता से है, लेकर मैंड पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भगत जी अपना काम करते हुए कबीर के किसी पद को गुनगुना रहे हैं। उनकी मधुर वाणी का ही प्रभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति देखने लगता है कि यह किसकी आवाज है। सबका ध्यान काम में लगे हुए बाल गोविंद भगत की ओर चला जाता है और भगत जी पूर्ण समर्पण भाव से एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में रोप रहे हैं। वे पूर्ण समर्पण के साथ अपना काम करते हुए कबीर के गीतों को गुनगुनाते हैं, अपनी मधुर आवाज से लोगों को प्रभावित करते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मैंड पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से
चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश में भगत जी के संगीत की विशेषताएं दी गई हैं। उनके मधुर कंठ से निकला हुआ एक एक शब्द स्वर्ग का आनंद देता है। ऐसा लगता है कि कुछ स्वर स्वर्ग की ओर चले गए हैं और कुछ स्वर काम में लगे हुए लोगों तक पहुंचते हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, औरतें हों या कोई भी उन स्वर लहरियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हल चलाते हुए हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जैसे जैसे भगत जी की ताल चलती है, गीत की रिदम चलती है, वैसे वैसे हलवाहों के हल चलाते हुए लोगों के पैरों में भी थिरकन आ जाती है। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से, एक निश्चित क्रम से, व्यवस्थित क्रम से चलने लगती हैं। इसलिए लेखक कहता है कि भगत जी का यह संगीत है या जादू। भगत जी का असलियत में यह संगीत ना होकर के एक जादू का सा काम करता दिखाई देता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात, भादों का महीना, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बहुत तेज बारिश आई थी, लेकिन कुछ समय पहले वह समाप्त हो गई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेखक कहता है कि भादों की आधी रात है, बारिश हुई है, तो बारिश में तो भले ही भगत जी का संगीत लोगों तक ना पहुंचा हो, परंतु जैसे ही बारिश रुकी, बादलों की गरज, बिजली की तड़प रुकी, तो भगत जी का संगीत सुनाई देने लगा। झिल्ली या दादुर माने मेंढक, झिल्ली एक छोटा सा कीड़ा होता है, झींगुर। मेंढक या झींगुर की आवाज में बाल गोविंद भगत का संगीत रोकने की ताकत नहीं है। वे झिल्ली और मेंढकों की आवाज में, उनके कोलाहल माने शोर में उनकी आवाज, उनका संगीत डूब नहीं सकता। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। एक लोकगीत वे गा रहे हैं कि गोदी में पियावा, कि पिया जो है वो गोदी में है, गोदी में पिया को लेती हुई वह सो गई है। सपने में देखती है कि पिया नहीं है और एकदम चिहुक उठती है, एकदम आश्चर्य के साथ खड़ी हो जाती है, जाग जाती है, ढूंढने लगती है कि पिया कहाँ है। इस स्थिति का, मनोस्थिति का वर्णन भगत जी अपने लोकगीत में करते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ने चौंका देता। कि जैसे ही यह गाना लोगों तक पहुंचता है, उस भादों की अंधेरी रात में लोगों का चौंकना अवश्यंभावी हो जाता है। वे देखने लगते हैं कि यह मधुर कंठ, यह मधुर वाणी कहां से आ रही है। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, निस्तब्धता, मौन, सुनसान, वीरानी। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत अपने संगीत में उसी तरह समर्पित भाव से डूबे हुए अब फिर गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जगा जरा। सारा संसार भले ही सोया हुआ है, चारों ओर मौन व्याप्त है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और एक ललक उनके अंदर जागी हुई है कि वह सोए हुए संसार को जागृत करे, वह संसार को संदेश दे, वह संसार को कबीर के भजनों के माध्यम से प्रयास करे कि वे लोग भी जागें
अपने भविष्य को बेहतर दिशा में ले जाने का कार्य करें। कार्तिक आया नहीं के बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। सुबह जो भजन कीर्तन किया जाता है उसे प्रभाती नाम दिया गया है। कार्तिक आया नहीं, तात्पर्य कार्तिक आते ही और तुरंत भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। प्रभातियां शुरू करने से पहले भगत जी का एक अनुशासित जीवन हमें यहां देखने को मिल रहा है कि वह बड़ी जल्दी जाग कर सर्वप्रथम नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर चले जाते, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। जैसे ही सुबह नहा करके आते तो गांव के बाहर पोखरा है और उसका एक टीला सा, पोखर के ऊपर एक टीला है। पोखरा तो आप समझते होंगे तालाब है, और उसके किनारे पर एक टीला है, वहां वे बैठ जाते और अपनी खंजड़ी लेकर गाने टेरने लगते। टेरना मतलब होता पुकारना, और वहां वे अपना गाना शुरू कर देते, अपना कीर्तन शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ सर्दियों का एक महीना है। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। लेखक कहते हैं कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी। सुबह का समय था। लेखक लेट जागने वाले हैं, देर से जागते हैं, और जैसे ही उन्हें भगत जी के संगीत की आवाज उनके कानों में पड़ी, वे उस तालाब तक चले आए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। तात्पर्य कि अभी पूरी तरह से दिन नहीं निकला था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब दिशा में लोही लालिमा आने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूर्व दिशा में वातावरण लाल लाल दिखने लगा था। शुक्र तारा भी वहां दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश एक घास होती है, तो उसकी चटाई भगत जी बना के ले आए थे, और पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। शब्दों का तांता लगने से तात्पर्य है कि वे लगातार गाए चले जा रहे थे। एक पद समाप्त होता तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो पंक्तिबद्ध शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, सुरूर से तात्पर्य मस्ती से है, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, श्रम मेहनत, मेहनत से पैदा हुई बूंदें, तात्पर्य पसीने से है, जब तब चमक ही पड़ते। तो यहां इस गद्यांश में भी लेखक बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से।
उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। लेखक वर्णन करता है, गर्मियों में शाम के समय जो बाल गोविंद भगत का कीर्तन चलता, वो कितनी ही उमस भरी शाम क्यों ना हो, एक शीतलता उस कीर्तन के माध्यम से लोग महसूस किया करते। भगत जी अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते। उनके कुछ प्रेमी, उनके जानने वाले, उनको मानने वाले वहां खंजड़ी और करतालों के माध्यम से अपना योगदान देते। भगत जी एक पद गाते और पीछे उनकी प्रेमी मंडली उसे दोबारा तिबारा दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल गति, ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का अपने शरीर पर वश नहीं रहता। वे अपनी सुध बुध खो बैठते। एक समय तो ऐसा भी आता कि ऐसा लगता भगत जी खंजड़ी लिए हुए नाच रहे हैं। उनका तन भी और मन भी नृत्यशील हो जाता। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत भरा हुआ महसूस होता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी जी भगत जी की एक और विशेषता का यहाँ वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जिस दिन भगत जी का बेटा मरा, भगत जी की संगीत साधना का उस दिन चरम उत्कर्ष था। चरम से तात्पर्य अधिक, अत्यंत, अति। उत्कर्ष माने उन्नति। उनकी संगीत साधना उस दिन उन्नति पर थी, अत्यंत उन्नति पर थी। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा भी था। बोधा माने कमजोर, बोधा से तात्पर्य कमजोर। और इसी कारण भगत जी उस पर विशेष ध्यान भी रखते थे। उनका यह मानना था कि जो लोग कमजोर हैं उन लोगों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें ज्यादा प्रेम, लगाव, स्नेह करने की आवश्यकता है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू, पुत्रवधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पुत्रवधू अच्छे भाग्य वाली और अच्छे व्यवहार वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश जिज्ञासा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल से तात्पर्य तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली।
भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। जब भगत जी के पुत्र का देहांत हुआ, भगत जी ने आंगन में उसका शव रखा और उस पर सफेद चादर डाल के कुछ फूल और तुलसी दल डाल दिए और अपनी खंजरी लेकर वही कबीर के पदों को गाने में व्यस्त हो गए। पुत्र वधू को समझाते हुए बोले कि विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। संत कबीर के अनुसार आत्मा ईश्वर से बिछुड़ी हुई होने के कारण व्याकुल रहती है और मृत्यु उस बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। इसलिए वे मृत्यु को शोक का विषय नहीं मानते। कबीर के पदों का उन पर इतना प्रभाव था कि वे अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव की तरह मना रहे थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, तर्क, और इस तर्क के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। इस बहाने संतों से मिलना हो जाता और ग्रामीण संस्कृति के दर्शन हो जाते। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल से तात्पर्य सहारे से। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। 30 कोस की दूरी पर गंगा थी, वहां पैदल जाना, और रास्ते में ना कुछ लेते थे, ना किसी से कुछ खाने का, ना किसी से अन्य किसी तरह का सहारा। वे मानते थे साधु को तो संबल लेने का अधिकार नहीं, और गृहस्थ है तो वह भिक्षा मांगने का हकदार नहीं है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक से तात्पर्य जिद से। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। जून से तात्पर्य दोनों समय। दिन दिन छीजने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर से तात्पर्य कंकाल से। तो प्यारे साथियों, इस तरह बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र राम वृक्ष बैनीपुरी जी हमारे सम्मुख बड़े प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। भगत जी के अपने नियम, अपने सिद्धांत, साहब का संदेश, उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि रहता। कितनी ही सारी विशेषताएं अपने अंदर समाये एक साधु और गृहस्थ के संतुलित जीवन को व्यतीत करते हुए भगत जी हमें बड़ा प्रभावित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
बाल गोविंद भगत रेखा चित्र हम पूरा पढ़ चुके हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के चरित्र की समस्त विशेषताओं को हमारे सम्मुख प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। अब निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने शब्दों में आप अपने विचार प्रस्तुत करें। भगत जी का चरित्र चित्रण, उनके संगीत का प्रभाव, कबीरदास के प्रति उनकी भक्ति भावना, उनके द्वारा पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाना, इन 4 बिंदुओं पर आप अपने शब्दों में अपनी नोटबुक पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद।